बहुत पुराना गाना है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थीं, हुजूर आते आते बहुत देर की है या नहीं ये पब्लिक बताएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आखिरकार नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम डेट पर कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की पहेली को सुलझा लिया, लेकिन यह पहेली सुलझी है या उलझी है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करते दिखे, और वहीं अमेठी में वफादार को, आप देखिए फैमिली फ्रेंड आप कह लीजिए, जो लगभग फैमिली हो जाता है, उसे अमेठी से उतारा गया, केएल शर्मा। बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरों ने कहा कि राहुल डर गए हैं और वो भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कहा कि डरो मत और भागो मत। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि हमने शतरंज की एक ऐसी चाल चली है जिसमें सभी उलझकर रह जाएंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है और इसके क्या आयाम है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे प्रश्नकाल में। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से भीमराज जाखड़ जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है भीमराज जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राधेश्याम भारती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है राधेश्याम जी आपका भी। और चेतन राजपुरोहित जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। भीमराज भाई, दरअसल क्या है, डिबेट होती है महज 24 मिनट की, और सवाल आज मेरे पास ढेर सारे हैं, तो मैं बार बार आपको टोकूंगा, इसलिए आप सवाल का ही जवाब देते रहें। अब सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को ये शिकायत रहती है कि टीवी चैनल्स वाले आपको समय नहीं देते, क्या वो शिकायत दूर हुई? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5-5, 6-6 डिबेट्स आ चुकी थी रायबरेली अमेठी में कांग्रेस क्या कर रही है, और आज भी चैनल ने अमेठी रायबरेली पर ही दिन गुजारा है प्रियंका राहुल का नाम लेते हुए। आज खुश हैं आप? हम तो पहले भी खुश थे और हम आज भी खुश हैं। हम खुश थे, देश और दुनिया एक होकर तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हो और जनता के दिल और दर्द की आवाज कोई सुन रहा हो और उसके लिए लड़े, तो हम खुश होते हैं। अच्छा, रायबरेली वाले ये नहीं देख रहे होंगे कि राहुल गांधी एक बार अमेठी वालों को अपना कहते कहते छोड़कर वायनाड चले गए, फिर अमेठी नहीं लौटे, कल को कहीं हमें ना छोड़ दें? ऐसा कुछ नहीं है सर। आप मेरी बात सुनिए। स्वप्निल जी, लड़ तो संगठन के लिए कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, संगठन से लड़े, संगठन से बाहर नहीं लड़ रहे हैं। और हमारी जो विचारधारा थी, विचारधारा वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वायनाड वालों को धोखा नहीं दिया? वो किसको धोखा दिया? वायनाड वालों को? किसी को धोखा नहीं है। वायनाड वालों को तो पता ही नहीं था कि राहुल गांधी दूसरी जगह से भी खड़े होंगे। नहीं, ये कोई धोखा नहीं है सर। आप राजनीति उठा के, बहुत से लीडर ऐसे होते हैं जो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का मैं उदाहरण दूं। नहीं, लेकिन देखिए, रायबरेली अमेठी आपने शुरू में घोषित नहीं की, जब वायनाड में मतदान हो गया उसके बाद घोषित की, इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं वायनाड को धोखा तो नहीं दे दिया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये पार्टी पॉलिटिक्स से कोई धोखा नहीं दिया, सबका अपना अपना। हमें कोई जनता को धोखा नहीं दिया है। जनता के लिए, हक के लिए बात कर रहे हैं, वही बातें आज कर रहे हैं, वही वायनाड। तो भीमराज भाई एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी दोनों जगह से जीत रहे हैं आपकी नजर में? दोनों जगह से 100% जीत रहे हैं। तो कौन सी सीट छोड़ेंगे सर? कौन सी सीट छोड़ेंगे? एक सेकंड, वो चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद सीनियर मैनेजमेंट और जो हमारी सीडब्ल्यूसी है वो तय करेगी। लेकिन उनके इस कदम से, जब अगर वो दोनों ही जगह से जीत रहे हैं तो दूसरी जगह से खड़े होने की जरूरत नहीं थी। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये हो गया भीमराज भाई, खड़ा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, इंदिरा गांधी जी भी 2 जगह से खड़े हो गए। और रायबरेली के बारे में बता दूं, 1952 से लेके 2019 तक सिर्फ एक बार बीकेडी और 1996-98 में अशोक सिंह भाजपा से 2 बार जीते हैं। बाकी 3 बार के अलावा हमेशा कांग्रेस ही जीतते आई है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ही एक तरह से। ठीक है, बस नहीं 2 मिनट। राधेश्याम जी अच्छा ठीक है, सुनिए स्वप्निल जी, राधेश्याम जी कहेंगे। हाँ राधेश्याम जी, इसमें सुधार कीजिए। एक बार राजनारायण जी जीते थे, इंदिरा जी हारी थी। हाँ तो मैं और क्या कह रहा हूँ, राजनारायण जी बीकेडी से लड़े थे 1977 में। कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भीमराज भाई 1996 में आगे आपका पॉइंट आ गया। अशोक सिंह भाजपा से जीते। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि राहुल गांधी के इस एक निर्णय की वजह से कांग्रेस के ये जानते हुए कि वो दोनों जगहों से जीतेंगे, किसी न किसी एक जगह उपचुनाव होगा जिसका खर्चा भारत को उठाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों की जेब से जाएगा। ये तो सही बात नहीं हुई। मैं एक बात बताऊं आपको, अकेले राहुल गांधी नहीं है। आप इस फॉर्मूले को उठा के देखें, बहुत से लीडर ऐसे मिलेंगे जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और 2 जगह से जीते हैं, 1 जगह से चुनाव का इस्तीफा देना पड़ा है। अभी राजस्थान में भी आप देख लीजिए, जो विधायक लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे बीजेपी से, वो यदि जीतेंगे उसके बाद उपचुनाव होगा। पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल जीते थे, वहां उपचुनाव हुआ था। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है और उसी फॉर्मूले पे काम, ये खर्चा होता रहे तो कोई तकलीफ नहीं है किसी राजनीतिक दल को, ये तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन चेतन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अब चेतन जी,
स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ये बोलते दिखे कि राहुल गांधी रायबरेली भाग रहे हैं, अमेठी से वो डर गए हैं। क्या आपके बोलने का ये मतलब है कि स्मृति ईरानी बहुत कद्दावर है, लेकिन रायबरेली में जो आपके प्रत्याशी हैं, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो उनसे छोटे हैं, उनसे कमजोर हैं और राहुल उनकी चुनौती स्वीकार कर लेंगे? मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल बिंदुवार जवाब देता हूं। ठीक है, पहले अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में लड़ाई किसकी थी? संघर्ष की और विरासत की। 2019 में विरासत हार गई, संघर्ष जीत गया। अब आता हूं मैं रायबरेली पर, क्योंकि रायबरेली पर आज चर्चा है। रायबरेली की शुरुआत हमारे, आपको बताता हूँ, 2004 में हमारे केवल 2 पॉइंट समथिंग मत थे। 2006 में उपचुनाव हुआ, उसमें हमारे थे 3.33%। 2009 में हमारे थे 10.50%। 2014 में हमारे थे 17.75%। चेतन भाई, और 2019 एक मिनट, लॉजिक है। यार इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए बता रहा हूँ। 2019 में बने हमारे 38.5%। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ रायबरेली के अंदर, यही दिनेश प्रताप जी प्रत्याशी थे 2019 में, यही 1,67,000 से समथिंग मतों से हारे हैं। आप कल्पना कीजिए, राहुल गांधी जी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है कि वायनाड चुनाव हार चुके हैं। उनको पता है मैं चुनाव हार गया। आप एक बात जानते हैं चेतन भाई, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, अगर वायनाड से राहुल गांधी चुनाव हार भी जाते हैं और सीपीआई वाला जीत जाता है, तो INDIA गठबंधन का प्रत्याशी जीता होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये बड़ा, ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, है ना? दूसरी बात, आपने जो लॉजिक दिया कि कैसे आपका मत प्रतिशत बढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। शिव पुराण में ये हिस्सा आता है, शिव जी की कथा में ये हिस्सा आता है कि शिव जी पार्वती जी को समझा रहे थे कि देवी, जो जितना खुश होता है उतना ही एक दिन आंसू भी बहाता है। वैसी स्थिति 2024 में ना आए, ये आपको देखना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या स्मृति ईरानी कद्दावर है और रायबरेली का प्रत्याशी छोटा? आप लोगों के रिएक्शंस ये बता रहे हैं। ये तो मैं तो बता रहा हूं आपको, रायबरेली जाना और अमेठी जोड़, मेरे को तो आश्चर्य होता है, एक चुनाव हारे राहुल गांधी जी अमेठी से, भगे चुनाव छोड़ के। हिम्मत रखनी चाहिए थी उनको, कार्यकर्ता में उत्साह था, कांग्रेस में जोश आता। भगने का मतलब क्या? रणछोड़दास बन गए। स्मृति ईरानी कद्दावर है तभी तो भगे हैं, नहीं तो क्यों भगते? समझ जी, आप बताओ। नहीं, तो इसी लॉजिक से एक जवाब दीजिए। आपके कई चेहरों को लोकसभा के रण से हटाकर राज्यसभा के थ्रू भेजा गया, क्या वो नहीं जीत सकते थे? आपका तो लॉजिक ही डिफॉल्ट लग रहा है। इसी पे आता हूं। सोनिया गांधी जी ने रायबरेली इसीलिए छोड़ के राजस्थान से राज्यसभा में गए हैं कि ये जो मत प्रतिशत लगातार गिर रहा है, आप सबने मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, लगातार जिस प्रकार से मत प्रतिशत गिर रहा है, डर रही है कांग्रेस, और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने मैदान छोड़ा है। राहुल गांधी जी क्यों गए? राहुल गांधी जी केवल इसलिए गए हैं, जैसे भीमराज जी ने अभी बताया था, परंपरागत सीट हमारी, सुरक्षित सीट है। नहीं, सही बात है, मैं मानता हूँ भीमराज जी की बात को, लेकिन हमारे वहां पे, लेकिन हमारा मत प्रतिशत जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं देखिए, आपके अभी मौजूदा लोकसभा के कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो क्यों जनता के बीच में नहीं जाएंगे? क्या उनकी USP कम हो गई? मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा भेजना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ सोनिया गांधी को राज्यसभा क्यों भेजा। मैं ये कह रहा हूँ, गांधी परिवार जिस प्रकार से अमेठी और रायबरेली से दूर हुआ है, वहां की जनता से दूर हुआ है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये लोग अमेठी रायबरेली को संभालते ही नहीं है। अगर सोनिया गांधी जी को विश्वास होता कि मैं रायबरेली चुनाव जीत जाऊंगी, कभी भी राज्यसभा में नहीं जाते वो। आज राहुल गांधी जी, अब के शर्मा जी राज्यसभा कमेटी में, ठीक है, बलि का बकरा बनाया कांग्रेस ने। ठीक है, अगर प्रियंका, मैं राधेश्याम जी अब आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी, मेरा सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिक है, आपको क्या लगता है इस रणनीति के पीछे क्या है? देखिए स्वप्निल जी, 1952 में फिरोज गांधी पहली बार वहां से चुनाव लड़े और वहां से जीते, फिर दोबारा वहां से चुनाव जीते, और पिछले 20 साल से लगातार जो है सोनिया जी वहां से जीत रही थी, वहां का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये एक विरासत है, और उस विरासत को राहुल गांधी संभालने के लिए गए हैं रायबरेली। सोनिया जी जो है वो अब आप देखिए उनकी उम्र ऐसी हो गई है, वो इसलिए राज्यसभा से चुनी गई है। तो ये सारा मुझे तो देखिए उत्तराधिकार जो है उसको संभालने की स्थिति लग रही है। और फिर इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब था। यदि राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़े
इससे किशोरीलाल शर्मा चुनाव नहीं लड़े अमेठी से, तो यानी 2 सीट कांग्रेस के खाते में थी गठबंधन की तरफ से समझौते में। और यदि यहाँ ये चुनाव नहीं लड़े तो एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट पब्लिक के सामने आता। अखिलेश की ये बड़ी परेशानी थी, तो इसमें अखिलेश का भी एक बड़ा गेम है। हाँ, अखिलेश ने शर्त रखी थी, अखिलेश यादव ने शर्त रखी थी कि दोनों में से किसी एक को उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, रात को देखिए, रात को लेट आवर्स में उनको मनाया गया है, तब आज ये नॉमिनेशन हुआ है। तो इसमें इनके आपस की राजनीति है। इसमें देखिए आप, जो सपा है उसका ज्यादा हित है, और फिर कांग्रेस का तो अब यहाँ से यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, तो इसका एक मैसेज ये जाएगा कि भाई अपनी जो इनकी कभी से इनके दादा के टाइम से जो विरासत चल रही है उसको जो है राहुल गांधी ने संभाल लिया है। नहीं, लेकिन देखने में क्या लग रहा है राधेश्याम जी कि रायबरेली अगर आपका इतना बड़ा किला था तो आपको नॉमिनेशन के अंतिम दिन आकर प्रत्याशी क्यों देना पड़ा? क्या यूपी के बीच में ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप अनिर्णय की स्थिति में है अपने किले को लेकर? ऐसा देखिए, मैसेज है ना, उसमें बीजेपी को उल्टा इसमें काटा है। ये बीजेपी को चकमा है एक तरह से। आप देखिए स्वप्निल जी, वायनाड से वो चुनाव लड़ते हैं, पूरा साउथ उनके खाते में है, उनके साथ है, वो पूरे साउथ के नेता के रूप में सामने आते हैं। अब आप देखिए अखिलेश जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी प्रस्ताव रखा था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन खड़गे ने चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा वहां से क्योंकि राहुल गांधी की यहाँ एक ये बड़ी विरासत। पर प्रियंका क्यों नहीं? जब जयराम रमेश ट्वीट कर ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी बाद में उपचुनाव जीतकर आ सकती हैं, अभी वो हर जगह प्रचार पर फोकस करेंगी, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि प्रियंका गांधी सबसे पहले अपनी मम्मी का और अपने भाई का ही प्रचार करती थी आज तक। अब ऐसे में ये कहना कि वो कभी भी उपचुनाव लड़कर आ सकती हैं, वो एक तरह का इशारा है, तो फिर इसी में कर देते। देखिए अभी जो है जिस मैसेज की जरूरत है, जनता में जिस पैगाम की जरूरत है, वो कांग्रेस और सपा मिलकर के देने में समर्थ हैं, सफल हुई है उसमें। आप देखिए उनकी रणनीति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं बल्कि नुकसान होगा। आप देखना, वो चुनावी परिणाम बताएंगे कि इनको नुकसान होगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं चेतन जी एक सवाल आपसे लेकर फिर मैं भीमराज जी के पास जाऊंगा। चेतन जी, मैं ये कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी की तस्वीरें और वीडियोस जो 2019 के हम देखते हैं, और स्मृति ईरानी की तस्वीरें और वीडियोस जो 2024 में हम देख रहे हैं, उसमें तेवर में काफी कमी आई है। या तो वो बहुत परिपक्व हो गई हैं या उनका अपने काम पर कॉन्फिडेंस गिर गया है। स्मृति ईरानी जी का कल साक्षात्कार आया था एक टीवी चैनल के ऊपर। अगर आप उस चैनल पर साक्षात्कार देख लेते तो उनकी जो ताकत थी ना, उसी से राहुल गांधी भगे हैं कल रात को। उनके पास उन्होंने जो जमीन पे काम किया है उसी का एक नई चीज बताता हूँ स्वप्निल जी, आपको नई चीज बताता हूँ। राहुल गांधी जी जब चुनाव हार गए थे अमेठी का, ये वायनाड गए थे जीतने के बाद, इन्होंने पता है क्या कहा था वहां? उन्होंने कहा था उत्तर क्षेत्र के लोगों की समझ कमजोर है, IQ कम है, इसलिए मेरे को अमेठी में हरा दिया। साउथ के वायनाड में मेरे को जिता दिया क्योंकि लोगों की समझ बेहतर है साउथ के लोगों की। ये पूरे उत्तर क्षेत्र का अपमान किया था राहुल गांधी जी ने। दो सेकंड चेतन भाई, जब हम ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल में है और हम लेफ्ट को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, और साउथ में हम ये देखते हैं कि स्टडी को लेकर एक अलग तरह का चार्म है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को ईगो पे लेना चाहिए, बल्कि लगता ये है कि अपनी मेहनत बढ़ा के पढ़ाई बढ़ानी चाहिए। ये ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है। घर के बुजुर्ग अगर माता पिता मेरे अगर घर के अंदर है और उनकी शिक्षण कम है तो मेरे लिए उतने ही पूजनीय है, उनसे ज्यादा पूजनीय है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उत्तर क्षेत्र के लोगों के बारे में ये कहना कि ना समझ है, भीमराज जी समझ नहीं है, ये अपमान था, मुझे लगता था ये अपमान था। सर राधेश्याम जी कुछ कह रहे हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को टाटा बाय बाय करते हुए कहा था गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। आप देखिए गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा ये तो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसकी तुलना राधेश्याम जी नहीं, इसकी तुलना यहाँ क्या करोगे आप?
ठीक है, इसकी तुलना कहाँ करोगे? गंगा मां ने बुलाया कि एक अध्यक्ष समझ कम है, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा गुजरात के लोगों ठीक है, की समझ कम है, भीमराज जी नहीं, 2 सेकंड, चेतन जी प्लीज, मैं रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, और राधेश्याम जी मैं आपको भी थोड़ा सा रोक रहा हूँ। भारत की सत्ता का, ठीक, भारत के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। एग्जैक्टली, इसलिए उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। 2 मिनट 80 की 80 जीत रहे हैं। नहीं, चेतन भाई जब मोदी लहर थी तब आपने 80 में से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 80 नहीं जीती, तो अभी फिलहाल मोदी लहर उतनी स्ट्रांग है नहीं। ठीक है भीमराज जी मेरा सवाल लीजिएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, गोइंग बाय द लॉजिक जो राहुल गांधी ने दिया था, अब राहुल गांधी ना समझो के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो उन्हें उल्टा ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बात बताऊं। एक्चुअली क्या है, राजनीति का जो मूल वसूल होता है वो ये होता है कि आप अपने द्वारा किए हुए काम बताइए और आप अपनी विचारधारा से हम आए तो ये करेंगे। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद इन्होंने आज तक ये जनता को बताने में सफल रहे। एक सेकंड सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी अपना काम कहाँ बता रहे हैं? हमें 14 से लेकर, एक मिनट सुनो तो सर, में 14 से लेके 24 तक आपने हमें मैंडेट दिया जनता की सेवा करने के लिए, और हमने जनता के ये काम किए। गरीब, मजदूर, किसान, महिला, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, किसी का भी एक भी काम बता दीजिए। लेकिन राहुल गांधी अपने काम कहाँ गिना रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में ये बता रहे हैं कि मैंने इतने सवाल पूछे, मेरा अटेंडेंस इतना है संसद में, और इन मुद्दों पर मैंने सरकार का विरोध किया और इन मुद्दों पर मैं वॉकआउट करता हूं? क्या वो ये बता रहे हैं? सियासत ये सब कहां बताती है भीमराज भाई? ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि हम इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमारे मुद्दों देख लीजिए जो राहुल गांधी ने बातें की है, गरीब की है, किसान की है, मजदूर की है, महिला की है, आरक्षण की है, जाति की है, धर्म की है, और बता रहा हूं तो सुना तो कर रहा हूं मैं सारी बात। तो उन मुद्दों पे चुनाव के 10 साल में बीजेपी ये तो बताए कि 10 साल में आपने सत्ता दी, हमने जनता के लिए ये वादे किए थे, ये वादे पूरे हो गए, ये काम कर रहे हैं। आप जिन वादों को करना चाहते हैं वादे, लेकिन अभी मसला ये नहीं है, अभी मसला ये नहीं है, मुझे अभी मसला ये नहीं है। भीमराज भाई 2 मिनट भीमराज भाई, मुझे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। मुझे 2 मिनट भीमराज भाई 2 मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं। भीमराज जी मेरा सवाल सुनिएगा। राहुल गांधी अमेठी की जनता को क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? मैंने आपको कह दिया, एक अकेली अमेठी नहीं, वो पूरे भारत के अंदर घूमे। रायबरेली की जनता को क्या बोलेंगे भाई? 3 यात्राओं के बाद वही वादे अमेठी की जनता से और रायबरेली की जनता से करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली को आके ये बताएंगे कि एकाएक रात को मेरा आपके प्रति प्रेम जागा है। सर जी ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सी आपकी बीजेपी में भी देख लिए, कांग्रेस में देख लिए, बहुत से प्रतिनिधि है तो एंड टाइम पे घोषित किया जाए, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। और मोदी जी यदि कुछ किया होता है तो मोदी जी को आज इन मुद्दों पे ऐसे करना नहीं पड़ता। न तो कभी मणिपुर का जिक्र करते हैं, न चीन की घाटियों का जिक्र करते हैं, न गलवान घाटी का, और न पेट्रोलिंग पॉइंट का करते हैं, न ब्रह्मपुत्र का पानी रोका गया उसका करते हैं, न 750 किसानों की हत्याओं करते हैं, न 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूर निकाले उनका करेंगे। चेतन जी मेरा आपसे सवाल, चेतन जी आपसे मेरा सवाल है, और मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये कह रहे थे कि भाई जिन्होंने अमेठी रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया उनको टिकट दिया। मेरा आपसे सवाल यह है कि कंगना राणावत ने हिमाचल के लिए क्या किया, या सनी देओल ने पंजाब के लिए क्या किया था, या ऐसे तमाम फिल्मी चेहरे जो लाए जाते हैं उन्होंने क्षेत्रों के लिए क्या किया था जो आपने टिकट दिया? एक्टर धर्मेंद्र बीकानेर से चेतन जी। भाई आपकी भी जिला मान तोड़ कर गिनाऊं क्या मैं मुंबई से? क्या बात करते हैं आप? आपकी बात कहता हूं मैं। राहुल गांधी जी वहां से लगातार सांसद थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने जब तक वो सांसद नहीं किया। अरे भाई कंगना राणावत पहली बार चुनाव लड़ रही है, टिकट मिल जाए। आप सुनिए स्मृति ईरानी जी जब पहला चुनाव लड़ी थी वो हार गई थी। उसके बाद में 5 साल तक उन्होंने अमेठी के अंदर रात और दिन काम किया, जनता की सेवा की, जनता ने उनको सेवा का मौका दिया। कंगना के क्रेडेंशियल्स क्या है? मैं बार-बार मैं बता रहा हूँ ना, कंगना जी पहला चुनाव लड़ रही है, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको। पहला राहुल गांधी 3 बार सांसद रहने के बाद में 3 बार सांसद रहने के बाद में राहुल गांधी जी ने अमेठी में अगर करते वो तो जनता उनको हारता मुंह नहीं दिखाती। बड़े नेता है राहुल गांधी जी, आप स्वप्न जी समझिए। जनता जब त्रस्त हो जाती है ना पूरी, एक बात बताइए, मैं जब पैदा हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा किसी राजनीतिज्ञ ने मुझे प्रभावित किया तो वो अटल जी थे, सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अटल जी ने तो विरोधियों को भी प्रभावित किया है, ये तो आप भी मानेंगे चेतन भाई।
खुद अटल जी एक बार 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, मानता हूँ, क्या उन्हें कोई डर था? तो अटल जी भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं, क्या उन्हें कोई डर था? अरे स्वप्निल जी, स्वप्निल जी, हमने तो कहा ही नहीं है 2 से नहीं 4 जगह से लड़े राहुल जी। हम कब कह रहे हैं ये अधिकार है लोकतंत्र में, इसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं केवल मात्र अमेठी उनका गृह क्षेत्र था, उनका पारिवारिक वहां से रिश्ता था, और एक चुनाव हारने से कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है, एक हारते हैं, मैं एक चीज बताता हूं, यूपी ने वो दौर भी देखा है जब अटल जी के नाम पर लालजी टंडन जीत जाते हैं। यूपी ने वो दौर देखा है, अटल जी के नाम पर लालजी टंडन को जीतते हुए देखा है। अब किसी के नाम पर कोई और अगर जीत रहा है तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन राधेश्याम जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा राधेश्याम जी से सवाल है, राधेश्याम जी मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रोज एंड कॉन्स, और हम बहुत सियासी तरीके से सोच रहे हैं। मैं एक बहुत आम समझ की तरह अगर सोचने की कोशिश करूं, रायबरेली और अमेठी अगल बगल की सीटें हैं, साधारण सी जनता है, वो उस खाके में भी फिट नहीं बैठती जिस खाके में हम दूसरी पॉलिटिकल सिनेरियो वाली सीट्स को देखते हैं। ये उससे जुदा सीटें हैं, वहां बहुत सिंपल सी बात बहुत बड़ा इफेक्ट रख सकती है। राहुल गांधी का रायबरेली जाना सिर्फ सिंपल घटनाक्रम नहीं है। लोगों के मन में जो सवाल उठेंगे वो ये है कि राहुल यहां कब तक रुकेंगे, राहुल ने अमेठी को धोखा दे दिया, राहुल ने वायनाड को बताया नहीं, वो इन सब बातों पे बात करेंगे। देखिए, मैं तो कह चुका हूं, मैं कह रहा हूं स्वप्निल जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी 5 साल पहले के राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में नई जान फूंक किया है, कांग्रेस की ऊर्जा है राहुल गांधी। क्या कह रहे हो राधेश्याम जी, क्या कह रहे हो राधेश्याम जी, क्या कह रहे हो आप? इस तरह से उन्होंने क्या कह रहे हो? 2 सेकंड, कांग्रेस के नेता के लिए खत्म कर दी, नहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं खत्म कर दी, कांग्रेस के नेता की बात नहीं भाई। राधेश्याम जी एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस तो है, अगर आपको जवाब मैं देता हूं आपको। 2 सेकंड, पहले व्यक्ति जिन्होंने ये कहा है, 2 मिनट भीमराज जी 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, भीमराज जी 2 मिनट रुक जाइए, पहले व्यक्ति भीमराज जी 2 मिनट रुक जाइए, राधेश्याम जी 2 मिनट, राधेश्याम जी 2 मिनट, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं सिर्फ चेतन भाई को एक बात कहना चाहता हूं। चेतन भाई, राहुल गांधी ने इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चीजें भी बोलने पर मजबूर कर दिया है जो उन्होंने 2014 और 2019 में नहीं बोली। आपको ये समझना चाहिए। राधेश्याम जी एक बात कह रहे थे, विकास का मुद्दा हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं, आपने रिपोर्ट, लेकिन आप राधेश्याम चेतन जी 2 मिनट, आप राधेश्याम जी को सुन लेते हैं। हाँ राधेश्याम जी, अरे चेतन भाई प्लीज ना, चेतन भाई प्लीज राधेश्याम जी को बात कंप्लीट कर लेने दें, ठीक है चेतन भाई 2 मिनट, राधेश्याम जी को बात तो कंप्लीट करने दीजिए भाई। राधेश्याम जी, इंडी गठबंधन के नेता नहीं, इनके 2 मिनट, चेतन भाई 2 मिनट, चेतन भाई हम सब जानते हैं ये बात। 2 मिनट रुकिए ना, राधेश्याम जी को बात तो कंप्लीट करने दीजिए। राधेश्याम जी, अरे चेतन जी, भीमराज जी, आप दोनों प्लीज खामोश हो जाए, यार आप दोनों को थोड़ी देर कंप्लीट कर दें प्लीज। 2024 में 2 मिनट, हाँ भीमराज जी 2 मिनट, चेतन जी 2 मिनट, राधेश्याम जी आप अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। और जो इन्होंने हिटलर और मुसोलिन को अपनाया, क्योंकि 29 और 30 अप्रैल को पुण्यतिथि थी, उसी रास्ते भी ये चल रहे हैं। चेतन जी भाई साहब बेशक मेरे को गलत बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये मोदी जी के प्रवक्ता नहीं है। और इस समय सारा चुनाव तो जो है वो मोदी की गारंटी पर केंद्रित है। बताइए भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कहाँ उसके नेता है? क्या यह पूरे देश में केवल मोदी? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है, एक गारंटी को चुनौती के रूप में जो है राहुल गांधी रायबरेली से खड़े होंगे। आप देख लेना, ठीक है। 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो इस बीच में आप देखना कि जो पॉलिटिकल दोनों सीटें हारेंगे, 4 जून को यही मिलेंगे। देखिए अब अभी स्थिति क्या है, मैं अपने दर्शकों को एक बार ये बता दूं कि आज जो नॉमिनेशन नामा चला है, दरअसल सियासत के इस चैप्टर में आज जो नॉमिनेशन का अध्याय है वो अध्याय खत्म हुआ है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कथा खत्म नहीं हुई, और कथा 4 जून को भी खत्म नहीं होगी जब नतीजे आएंगे, क्योंकि कथा तो उसके बाद भी चलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।